चले गए और हॉस्टल की छत पे शायद आपने मेरे पैर पकड़े थे दूसरे मनदीप ने हाथ पकड़े थे और जो मेरे ऊपर चप्पलों की बरसात हुई थी वो याद है आज भी। अच्छी कविता है कि मेरे मुल्क का मुकद्दर कुछ हाथों का गुलाम मिला, मेरे मुल्क का मुकद्दर कुछ हाथों का गुलाम मिला, आज़ादी तो मिली हमें पर बिखरा हिंदुस्तान मिला। क्योंकि जैसे अपने पहले हरियाणवी रागनी का लहजा होता था। हाँ, रागनी का पहली 2 लाइन मैच हो रही है, फिर 4 लाइन, फिर 2 लाइन मैच हो रही है, रागनी का एक लहजा होता था। लेकिन आजकल मुझे आजकल तन्हाई अच्छी लगती है, उसके दिए जख्मों की गहराई अच्छी लगती है। अच्छा, उसके दिए जख्मों की गहराई अच्छी लगती है। और अगर वो खुश है मुझसे जुदा होकर, बस इसीलिए मुझे जुदाई अच्छी लगती है। अच्छा, नमस्कार, मैं मनदीप कुमार, एपी टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक युवा कवि और लेखक अरविंद गौतम बेंदी जी। आज हम उनसे साहित्य के ऊपर और उसके कुछ पर्सनल जीवन के ऊपर सवाल पूछेंगे। अरविंद गौतम बेंदी जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी मनदीप भाई, पहला ही सवाल ये है कि जो आपकी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपने लिखना शुरू किया? जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ उनकी अपनी पत्रिकाएं छपती हैं। हाँ, तो उन पत्रिकाओं, हमारे कॉलेज में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ जो हमारा था, वहाँ भी एक पत्रिका छपती थी परवीर के नाम से। और जब हमने वो पत्रिका देखी फर्स्ट ईयर में थे, तो हमें भी लगा कि भाई हमारा नाम भी इस पत्रिका में आना चाहिए। हाँ, तो तब लिखना शुरू किया था। और फिर हमारे जितने भी दोस्त मित्र थे उस समय, उन्होंने भी, और हमारे लगभग पूरे ग्रुप का ही नाम उसमें आया, तो वहीं से स्टार्ट हुआ। अरविंद जी, एक बात और बताइए कि जो आपकी पहली कविता थी वो कौन सी थी? पहली कविता थी मेरा, उसका शीर्षक था कित गए हुए दिन। क्योंकि उस समय बहुत कई बदलाव समाज में नज़र आ रहे थे कि भाई त्यौहार हो, धीरे धीरे एक तरह से रौनक होती जा रही है। जैसे दशहरा है, पहले लगभग हर घर में सांझी आपको मिल जाया करती थी। हाँ, अब वो चीज़ आप मतलब गिने चुने घरों में या कंपटीशन के तौर पर वो चीज़ आप ले सकते हो। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने शैक्षणिक जीवन के बारे में बताइए कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की? 2011 से 2014 का बैच मेरा ग्रेजुएशन का रहा। बीएससी की थी गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। फिर उसके बाद एक ग्रेजुएशन में रीअपीयर आ गई थी, तो 1-2 साल का गैप बीच में रहा। फिर उसके बाद 2016 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और 2016-18 से एमए हिंदी का बैच वहाँ का रहा। 18 से 20 जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बीएड की और 20 से 22 एमएड। फिर साथ ही यूजीसी नेट और सीटेट क्वालिफाई होते रहे। तो कुछ हमारे दर्शकों को आप अपने शैक्षणिक जीवन की जो यादगार है उसके बारे में बताना चाहोगे, जो आपको आज भी याद आती है? यादें बहुत सारी हैं, ले बस कुछ जो हाँ, आपको आज भी मतलब कि याद आ जाती है। चलो 3 मेन जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी रही, तो तीनों चार जगह से एक हम एनएसएस, आप जानते होंगे कि एनएसएस का कैंप लगता है। हाँ, एनएसएस का कैंप। और हम जो हमारा ग्रुप था, हमारा पूरा ग्रुप वहाँ रुका हुआ था और मस्त मोला आदमी थे हम सारे ही। तो किसी को पेड़ पे कोई कट्टा टंगा हुआ था, तो पेड़ पे किसी को आदमी नजर आया, किसी को कुत्ते रोते हुए सुनाई दिए। एक अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था, गर्लफ्रेंड से। तो वो रात के लगभग 12 बज गए थे। और जब ये कॉन्सिडेंस हमें सबको दिखाई दिए, तो हम रात को 12 बजे उस मतलब जो कैंप था जहाँ पर, वहाँ से हम भागे। उसको हमने लाल कोठी का नाम दिया और शायद तब से आज तक हम वहाँ गए भी नहीं हैं। लास्ट कैंप था हमारा। फिर कॉलेज में आप मनदीप, विशाल और ये सारे थे। हाँ, सब मिले। हाँ, उस समय विशाल का शायद नेट क्वालिफाई हो गया। नेट क्वालिफाई उसका पहली बार में ही हो गया था। हाँ, उसका नेट क्वालिफाई हो गया था। 27 मार्च को उसका रिजल्ट आया था और 31 मार्च को मेरा जन्मदिन था। हाँ, 31। हाँ, तो तब जो मित्र थे उन्होंने पता नहीं क्या मन में आई और बोले कवि तेरे को हम साहित्य अकादमी पुरस्कार देंगे। और मेरे को वो है ना, शायद सारी उम्र याद रहेगी वो चीज़। हम बियर पी के सारे ऊपर हॉस्टल की छत पे चले गए और हॉस्टल की छत पे शायद आपने मेरे पैर पकड़े थे दूसरे मनदीप ने हाथ पकड़े थे और जो मेरे ऊपर चप्पलों की बरसात हुई थी वो याद है आज भी। और दूसरा, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में मैं और मेरा सगा भाई दोनों ही थे। तो
15-20 बंदों का हमारा ग्रुप था, और वहाँ भी 2 लड़के तो हम 2 ही थे, मैं और मेरा भाई, बाकी सारी लड़कियाँ थी। मेरा भाई, एक लड़की थी, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं नाम तो लेना भी नहीं। उसके सामने लेके गया, बोले ले यार चाय पी ले। तो उसने कहा नहीं, मेरा मन खराब हो जाएगा। और मेरे भाई का रिप्लाई था, नहीं पिएगी तो मेरा हो जाएगा। तो बड़ा मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो समय था, वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ मेरे मतलब एजुकेशन टाइम का सबसे अच्छा समय था। और वहाँ जाते ही जो पहला दिन था मेरा, पहला दिन और आखिरी दिन मेरे को याद है। पहला दिन था तो जो रोहित आर्य और अमन पंजेटा, दोनों मिले, और पहले ही दिन कोई जान पहचान नहीं, पहले ही दिन कंधे पे हाथ रख के बोले, डॉक्टर साहब कौन से हॉस्टल में? मकाना रही में। बोले नरहरी हॉस्टल तो वैसे भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फेमस हॉस्टल है। बोले ठीक है डॉक्टर साहब, आप ना डी ब्लॉक में रूम लेना। मैं कहा भाई डी ब्लॉक में क्या है? बोले नहीं डी ब्लॉक में हम दोनों हैं। मैं कहा ठीक है। और वो ना पहले ही दिन, भाई मैं गांव से अपने शहर से पहली बार बाहर निकला था, वो पहले ही दिन हॉस्टल की छत पे बैठे थे पीने के लिए। यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे बहुत, लेकिन कई आदतें और भी थी। वहां से एक है ना चाय की आदत साथ आई, बस बाकी तो सारी जो गलत आदतें थी वहीं छोड़ आए थे। तो हमारे दर्शकों को भी ये बताइए कि पहली जो आपकी किताब थी वो कौन सी छपी? पहली किताब मेरी आई थी मेरे जाने के बाद, ये 2014 में दिल्ली से धम्मा प्रकाशन है, अमर विशारद उसके मुख्य संपादक हैं। थोड़ा सा इस किताब के बारे में हमारे दर्शकों को बता सकते हो? हाँ जरूर। तो वहाँ से जब मतलब लिखने का तो 2011 से सफ़र शुरू हो गया था, और 2014 तक आते आते लगभग 400-500 कविताएं मैं लिख चुका था। और फिर कुछ यार दोस्त थे उस समय, उन्होंने बताया कि भाई इनको ना किताब के रूप में छपवा। तो भाई मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कुछ 5-4 प्रकाशक थे उनसे बातचीत की, तो लेकिन उन्होंने जो अमाउंट बताया उस समय, क्योंकि मैं स्टूडेंट था उस समय, इतना अमाउंट कहाँ से आता। तो मैंने मेरे पापा से ही बात की, तो पापा ने बोला ठीक है भाई, जो तो तेरे को करना है ना कर ले। हाँ ठीक है। तो धम्मा प्रकाशन से बात की, और वहाँ से जब किताब छप गई उसकी ना बड़ी, और इस किताब में है ना, ये किताब बाहर भी कई देशों में गई। अच्छा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कई देशों में इस किताब ने सफ़र किया। और उसकी एक बड़ी अच्छी कविता है कि मेरे मुल्क का मुकद्दर कुछ हाथों का गुलाम मिला, मेरे मुल्क का मुकद्दर कुछ हाथों का गुलाम मिला, आज़ादी तो मिली हमें पर बिखरा हिंदुस्तान मिला। क्योंकि मेरा जो लिखना है वो ज़्यादातर भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर है। प्यार मोहब्बत एक मतलब एक अलग विषय रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन पे ज़्यादा काम किया गया है, ज़्यादा लिखा गया है। थोड़ा सा मैं आपको रोकते हुए एक और बात पूछना चाहूँगा, जो आपको भी लगी हो कभी, कि जैसे कि हमारे यहाँ पर एक मान लो कि धारणा बन गई है कि अगर किसी बंदे को इंग्लिश आती है, किसी व्यक्ति को इंग्लिश आती है, तो वो पढ़ा लिखा है, और अगर वो चाहे वो उसने हिंदी में PhD भी कर रखी है, वो अनपढ़ है। इस पर आपका क्या कहना है? ये चीज़ ना, मैं अभी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को भी कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी इंग्लिश को तो भाई पोलियो रखा है, मेरी इंग्लिश नहीं चल सकती इतनी भी। और जब मुझे हिंदी कमा के दे रही है, मैं हिंदी से घर चला रहा हूँ, हिंदी से मेरे को दौलत शोहरत जो भी है हिंदी से मिल रहा है, तो मैं क्यों सीखूं? नहीं, सीखना गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो धारणा बन गई है ना, ये गलत है। किसी भी भाषा का अपमान नहीं करता, लेकिन ये भाई जब हम हमारा काम, पहली चीज तो ये कि हमारा काम चल रहा है। नहीं, जैसे कि जापान है, जापान में जापानीज चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है, पोलैंड में पोलिश चलती है, रसिया में रशियन चलती है, तो इंडिया में भी होना चाहिए ना कि हिंदी चले। नहीं, भारतीय जो अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 22 राजभाषाएं दी गई हैं। हाँ। और उनमें इंग्लिश भी है। और जब शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ, तो उस समय ना भाषा को लेकर जब जो आर्टिकल 348 से लेकर 351 तक भाषाओं के बारे में दिया गया है कि भाई इतने साल तक भाषा, ये प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी रहेगी, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी रहेगी, और फिर उसके बाद अगर राज्य चाहे तो कुछ इस तरह का करके, मुझे मतलब पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा दे रखा कि भाई प्रथम भाषा के रूप में इंग्लिश और दूसरी भाषा के रूप में हिंदी। लेकिन ऐसा किया तो नहीं ना कि किसी ने ना ही कोशिश भी की है, जैसे कि आज भी
हमें लगभग अगर बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो इंग्लिश में ज़्यादा प्रोवाइड होगा, हिंदी में कम होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हिंदी में है ही नहीं है। और जैसे मैं अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहा था, अभी पिछले 10-15 दिन से टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ रहा हूँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के हिंदी के जो नोट्स हैं ना, वो सारे ही 15 पेज के हैं। इंग्लिश की आपके सामने किताब की किताब आ जाएगी, और वो 15 पेज से ही थोड़ा बहुत पढ़ा अभी, और अगर मिलेगा तो कहीं देखेंगे। और रही बात भाषा की, तो भाई ये मतलब जब वो लोग हमारी भाषा को इतनी प्राथमिकता नहीं दे रहे, तो हम उनकी भाषा को क्यों प्राथमिकता दें? पहली नहीं, चीज तो ऐसा यही तो है। हो सकता है ना। पहली चीज तो यही है। हाँ। पहली चीज तो ये है कि हाँ। जब वही प्राथमिकता नहीं दे रहे तो हमें क्यों देनी चाहिए। देखिए, मेरे को ना याद आता है कि जब ये अपने महर्षि दयानंद, या पता नहीं महर्षि विवेकानंद थे, वो बाहर गए थे, तो उनसे किसी ने कहा सर गुड मॉर्निंग, तो उनका रिप्लाई था नमस्ते। फिर सामने वाले ने कहा कि सर नमस्ते, तो उनका रिप्लाई था गुड मॉर्निंग। तो उनसे पूछा कि जब मैंने इंग्लिश में बोला तो आपने हिंदी में बोला, और जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैं भी अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहा हूँ, और जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैं आपकी मातृभाषा का सम्मान कर रहा हूँ। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपकी काव्य शैली कौन सी है? आप किस शैली में लिखते हो ज्यादातर कविता? पहले जो है वो, जैसे अपने पहले हरियाणवी रागनी का लहजा होता था। हाँ, रागनी का। पहली 2 लाइन मैच हो रही है, फिर 4 लाइन, फिर 2 लाइन मैच हो रही है, ये रागनी का एक लहजा होता था। लेकिन आजकल मैं गजल के ऊपर काम कर रहा हूँ, गजल ही लिखी जा रही है। तो कुछ गजल सुना सकते हो हमारे दर्शक? हाँ, एक मेरी बड़ी पुरानी रचना है कि मुझे आजकल तन्हाई अच्छी लगती है। मुझे आजकल तन्हाई अच्छी लगती है। ये शायद 2016 में लिखी गई थी कि मुझे आजकल तन्हाई अच्छी लगती है, उसके दिए जख्मों की गहराई अच्छी लगती है। अच्छा, उसके दिए जख्मों की गहराई अच्छी लगती है। और अगर वो खुश है मुझसे जुदा होकर, बस इसीलिए मुझे जुदाई अच्छी लगती है। अच्छा, अगर वो खुश है मुझसे जुदा होकर, इसलिए जुदाई अच्छी लगती है। जुदाई अच्छी लगती है। और उतार देता हूँ सारे गम कागज पर, इसलिए लोगों को मेरी लिखाई अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा आप जो अभी अपनी फिलहाल की कोई पुस्तक पे काम कर रहे हो, या फिर कोई आप कविता वगैरह पे काम कर रहे हो, तो वो थोड़ा आप बता सकते हो? फिलहाल जो पुस्तक पे काम हो रहा है वो हो रहा है अधूरा सच पे, और वो नामांकित हुई है साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है। हाँ। उसमें जो है प्रकाशन के लिए नामांकित है, उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो कहानी है कि भाई एक लड़की की, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, उस समय उस लड़की की उम्र 13-14 साल हो गई, और 13-14 साल का बच्चा सब समझने लग जाता है। हाँ, 13-14 साल का बच्चा सब। हाँ, और जब वो भारत पाकिस्तान का विभाजन देखती है, अपने पिता से उसके दोस्तों का बिछड़ना देखती, क्योंकि उनको नहीं पता था कि सरहद क्या है, सरहद क्या है। हाँ, उसको नहीं पता था, छोटी बच्ची उसको नहीं पता था। तो वो देखती है कि उसके पिता मतलब वहीं उसके पिता से कभी मिलना नहीं हुआ। फिर 1984 के जो भारत ने दूसरा बड़ा दंगा झेला, हाँ, 1984 का इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई उसके बाद, तो उस समय उसके पति अपने दोस्त को खो देते हैं। यानी पहले उसके पिता ने अपने दोस्तों को खोया, फिर उसके पति अपने दोस्तों को खो देते। और 92 यानी 92 का दंगा, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला, उसमें भी मतलब कोई ऐसी ट्रेजेडी, ऐसा हादसा उसके साथ होता है कि उसके जीवन भर वो 3 दंगे हमेशा मतलब दिमाग पे घर कर जाते हैं। और वो जब अपने गांव पर जब उम्र हो जाती है 70-72 साल, यानी कि 92-93 के आसपास जब वो पहुंचती है, उस समय वो पंच बनती है, और वो लड़की बुढ़ापे में पंच बनती है। और कोई उसके पास आता ना कि ताई साइन करिए, नहीं सॉरी ताई गुठा ला दे। हाँ। वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बोले ताई गुठा ला दे, बोले नहीं अब मेरे पास पद है ना तो मैं साइन करूँगी। अब तो 70-75 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। तो ये ऐसी एक मतलब इस तरह की कहानी है दंगों के ऊपर कि भाई हम अगर मैं सही से बात करूं तो गुरु द्रोणाचार्य थे महाभारत में एक पात्र, उनको कैसे मारा गया था? उनका ये था कि भाई गुरु द्रोणाचार्य युद्ध का शायद 5वां-6वां दिन था, किसी को काबू नहीं आ रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने एक ये कहा कि भाई ये तो ऐसे काबू नहीं आएगा, तो इसको ना कुछ साम दाम दंड भेद जो भी है करो। हाँ, उसके बेटे का नाम लेकर, हाँ, एक हाथी का तो भीम को कहा कि भाई तू ना एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है,
उसको मार दे। और हम पूरे उसमें युद्ध के क्षेत्र में ये बात फैला देंगे कि भैया अश्वत्थामा मारा गया। और जब ये बात द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी तो उन्होंने बोले नहीं, मैं किसी पे यकीन नहीं करता। वो युधिष्ठिर के पास गए और जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हताए थे नरोवा कुंजरोवा, वो ये बात तो पूरी बोल गए अश्वत्थामा हताए थे, लेकिन जो नरोवा कुंजरोवा है जब ये बोलने लगे तो पीछे शायद किसी ने शंख बजा दिया और वो वर्डिंग जो वो शब्द हैं वो उनके कानों में नहीं पड़े और उन्हें वहीं अपने धनुष तीर कमान वहीं हथियार डाल दिए। और वहीं जो दुष्टदुम्न था, पता नहीं कौन था, उन्होंने उनका गला उतार दिया था। फिर यही महाभारत में से एक और संदर्भ आता है, अभिमन्यु था। हाँ, अभिमन्यु था। अभिमन्यु भी अधूरे ज्ञान के कारण, हाँ, उसको चक्रव्यूह में एंट्री तो आती थी, करना तो आता, लेकिन निकलना नहीं आता। यही इसी कारण ये कुछ जैसे अपने मैंने 3 दंगों का जिक्र किया, उनका हमें पता कि दंगा है लेकिन उसका कारण नहीं पता। सबके इस दिमाग में धर्म के मतलब धर्म की चीज। और जबकि भगत सिंह को जब मैं पढ़ रहा था तो उनकी जब किताबें आई, अब आपने भगत सिंह का जिक्र ही कर दिया तो देखो भगत सिंह को बहुत सारे युवा तो पढ़ते ही नहीं पढ़ते। हाँ, सिर्फ पीछे या तो फोटो लगवाते हैं या फिर जो है कि मैं भगत सिंह का फैन ये लिखवा लेते हैं। हाँ। असल में भगत सिंह को किसी ने पढ़ा नहीं। दूसरा, आजकल जो अंबेडकर जी भी हैं उनको भी शायद मैं नहीं मानता कि किसी ने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि देखो अधूरा ज्ञान तो हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए किताब का नाम अधूरा सच था उसका। अच्छा। तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड के बारे में या फिर आपका जो दोस्तों का सर्कल है उसके बारे में बताना चाहोगे? दोस्तों का मेरे मतलब ये खास बात रही है, पता नहीं क्यों कहते ना कि नेगेटिव इज ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव। और मेरे को हमेशा अच्छे दोस्त मिले हैं, क्योंकि पता नहीं मैं नेगेटिव हूँ या दोस्त अच्छे हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो स्कूल टाइम में स्कूल में जो दोस्त थे 2 वो आज भी हैं, शायद 18-19 साल हो गए, सचिन और दीपक। और वो दोनों ऐसे हैं कि उनको मैं अगर आधी रात को भी फ़ोन करूं वो कभी ये नहीं कहेंगे भाई नहीं हमें ये काम है, कभी भी नहीं। फिर कॉलेज में भी 5-4 दोस्त हैं जो अभी भी कॉलेज के दोस्त साथी बने हुए हैं। सचिन जून है, सचिन सैनी है, धीरज और रवि, प्रतीक तो हमारे सीनियर थे, तो एक वो कॉलेज के दोस्त। फिर आ गए यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में 4 तो मनदीप थे, उनमें एक आप भी थे। कंफ्यूज हो जाते थे कौन से मनदीप के पास कॉल करनी है। फिर मनदीप, प्रीतम, विशाल, अरशद अली, उधर मोहित हो गया, रोहित आर्य, अमन को मतलब कभी मतलब कि आपको क्या नहीं करता। मेरा फ्रेंड सर्कल जो बड़ा शानदार रहा, वो अच्छा ही रहा, मेरा शानदार रहा है। तो हॉस्टल की कोई यादगार जो मतलब कि और भी और यादगार हमारे ना वो रूम नंबर 23 की यादगार कोई 23, 26, 40 नहीं 23 की स्पेशली 23 मेरे ध्यान को ना कौन से किसका था, सौरभ बोला, वो लखानी रह गया भाई। लखानी। और भाई एक बार ना अपने तिवारी जी थे, उनका नाम क्या है पूरा, वो तिवारी जी शायद मतलब सीनियर थे अपने, तिवारी अपने सीनियर थे, हमारे सीनियर थे। हाँ, तो तिवारी जी आए थे और मेरी आदत क्या थी कि मैं जब अपने रूम से 40 से लेकर, जबकि मेरे रूम के साइड में बाथरूम था, मैं उसमें नहीं जाता था, 40 से लेकर इधर घूमते घूमते 39, 38 सारे के दरवाजे खटखटाते डिस्टर्ब करते सबको, जब बाथरूम तक पहुंचता था, क्योंकि उधर कोने में 20-22 नंबर के आसपास था बाथरूम। तो एक बार तिवारी के बिल्कुल पास ही था, तिवारी जी आए हुए थे, मैं दरवाजा खटखटाया सौरभ का, शायद सौरभ वाले रूम में ही थे, और दरवाजा खटखटाते मगा भाई सो गया कि, और तिवारी जी ने जो गाली दी भाई, मैं उस दिन के बाद मैंने तौबा कर लिया कि भाई नहीं दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा किसी का। फिर दूसरा एक भाई साहब थे सुनील कांगड़ा, हाँ, वो उस समय प्रेम प्रसंग चला हुआ था उनका, मेरे रूम में ही रहते था ज्यादातर। फिर एक बार रात को मैं शायद 12-1 बजे के आसपास लाइब्रेरी से आए थे और वो जब भी लगा हुआ था, और जो उसके साथ जो शरारत की गई थी, जो उसके पैंट में पानी डाला गया था, वो भाई मतलब कॉलेज की बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब यूनिवर्सिटी की खासकर कि हमेशा याद रहेंगी। प्रीतम को देख लो, प्रीतम मतलब दूसरे तरह का नशा करता था। हाँ,
प्रीतम हमेशा अपने उसमें खोया था, हाँ। लेकिन बंदा टैलेंटेड था, बंदा एक नंबर का, talent था। बंदा अच्छा था। अपने जो भी स्पोर्ट्स था उसमें बहुत मतलब एक बार अच्छा था। विशाल के रूम में बैठे थे, और जब विशाल के रूम में बैठे तो भाई साहब ने कम से कम ज्यादा तो कहता नहीं 10 से 12 बीड़ी फूक दी जॉइंट भी, और हमें कह रहा है पराठे खाने चलेंगे, जबकि उस मैंने 2 साल में नोटिस किया कि वो चावल ही खाता था। हाँ पराठे खाने चलेंगे रात में कभी, वहां पर यूनिवर्सिटी के 3rd गेट के पास छोटा स्टेशन है थानेसर, हाँ था। मैं थानेसर से कभी हॉस्टल तक मैंने रिक्शा नहीं की, पैदल जाता था कि भाई थोड़ा ठीक है चलना फिरना। वो भाई साहब 3rd गेट से हॉस्टल तक रिक्शा पे गया, फिर पराठे खा गए, 5 पराठे खा गया वो, जो चावल खाता था कभी। तो वही हॉस्टल बड़ा, हॉस्टल की लाइफ तो देखो हर आदमी को अलग ही थी। हर आदमी को हॉस्टल में रहना चाहिए ताकि पता चल जाए कि क्यों नहीं रहना चाहिए। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको रोकते हुए ये पूछना चाहूंगा, जो हमारी हॉस्टल की लाइफ थी और उससे बाहर जब हम निकले तो उसमें क्या आपको चेंज दिखा? सारा ही मनदीप भाई, सारा ही बदलाव है, क्योंकि हॉस्टल में कोई भड़क नहीं, घर की, परिवार की, पढ़ाई की, कैरियर की कोई चिंता नहीं। ठीक है, पढ़ो अपना टेस्ट दो, यही चीजें थी। हाँ, टेस्ट बस दिया, पढ़ लिए, ठीक है, वो क्वालिफाई हो गया, बहुत शानदार है। नहीं हुआ तो कोई भी बात नहीं, ठीक है, दोस्त ऐसे थी, तेरा ना हो। तेरा ना हो आगे। हाँ, नहीं, साथ में देखो ऐसा हाँ। तो तेरा नहीं होगा, लेकिन आगे मेहनत करो, मेहनत हो जाएगा भाई। फिर उसके बाद जो हॉस्टल के बाद जब निकले तो असली जिंदगी, मतलब असली स्ट्रगल वही शुरू हुआ था, जिंदगी की पढ़ाई वहीं से शुरू हुई थी। अगर यूनिवर्सिटी का हम देखें तो कुल मिला के ऐसा था कि जो यूनिवर्सिटी ने सिखाया शायद लाइफ में कहीं नहीं सीखा। मैंने जो लिटरेचर यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जितना नहीं, देखो लिटरेचर, जो हमारा ग्रुप था वैसे पढ़ने वाला ही था, हाँ। चाहे पॉलिटिकल साइंस के थे, चाहे स्पोर्ट्स के थे, हाँ। और चाहे हिंदी डिपार्टमेंट थे, हिस्ट्री डिपार्टमेंट था, सारे जितने फ्रेंड थे वो पढ़ने वाले ही थे। और खास बात भी थी उनमें, वो शायद सारा दिन पता घूम भी लेते और फिर, लेकिन एक बकवास अच्छी आदत भी थी कि रात को लाइब्रेरी में पढ़ना, रात को 2-2:30 बजे आना लाइब्रेरी से। हाँ। लेकिन मेरे सीनियर और थे कपिल भारद्वाज, कपिल भारद्वाज, हाँ अभी प्रोफेसर है शायद, तो उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे कि भाई ये किताब पढ़, ये किताब पढ़, ये किताब पढ़। उनके मतलब जो पढ़ा, बाकी मैं उसके हर एक किताब ने दिमाग पे कर किया, जितना भी पढ़ा। तो अभी तक आपने साहित्य में मतलब कि कोई पुरस्कार वगैरह मिला या फिर पुरस्कार? मेरी जो पिछली किताब थी, एक उपन्यास था मेरा, खामोश आवाज़ें, वो मतलब जो राष्ट्रीय अपनी साहित्य अकादमी है उसके लिए नामांकित हुआ था, और शायद टॉप 5 में था उस समय। जो पुरस्कार मिला था वो मिला था नीलोत्पल मरनाल की किताब थी डार्क हॉर्स। अच्छा, उसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार उसको मिला था उस समय। आपके दिल के करीब कोई ऐसी कविता जो आज भी आप मतलब कि पहले लिखी और आज भी आपको लगता है कि हाँ वो सुना, मैं पहले ही सुना चुका हूं। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे कई बार है ना कि उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसका चेहरा देख कर आ गया। उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसका चेहरा देख कर आ गया। कहने को कुछ नहीं था, मैं चुपचाप घर आ गया। और मेरी कहानी तुम इससे समझ लो, मेरी कहानी तुम इससे समझ लो कि खाने की तारीफ करने वाला था, दांतों तले पत्थर आ गया। तो ये इस तरह के हैं, वही लिख रहे हैं अभी। मतलब कि पहले तो हम पढ़ते थे, हाँ। अब पढ़ा रहे हैं, तो जो वो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और जो पढ़ने का था उसमें क्या डिफरेंस है? सारा ही फर्क है मनदीप भाई कि भाई अब जब हम पढ़ते थे, हाँ जब हम पढ़ते तो हम ये सोचते कि भाई नहीं ठीक है, ये टीम मास्टर या प्रोफेसर है, बिना बात के बहबह करे जाता, बिना बात के चह करे जाता, क्यों बिना बात के धमका दे, हम आपस में ही तो बात कर रहे हैं। और वो चीज़ अब हम क्लास में देखते हैं तो वो चीज़ फील होती है कि भाई सही नहीं, टीचर से ही धमकाते थे। मतलब उस समय की जो मानसिकता थी, उस समय की जो मेंटेलिटी थी हमारी, वो बता रहा हूँ कि भाई अब जब डेस्क पे खड़े होकर, जब लेक्चर स्टैंड पे खड़े होकर बोलते हैं तो कोशिश ये रहती है भाई पिन ड्रॉप साइलेंट हो क्लास में। जब पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं होता तो बस पढ़ा। मेरा मानना है कि जब तक कोई स्टूडेंट सवाल नहीं करता तो वो स्टूडेंट, मैं नहीं मानता कि वो स्टूडेंट है। नहीं, जो पहले का जैसे कि हमारे अध्यापक थे और आज के जो टीचर है या फिर अध्यापक है, उनमें कुछ आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें बदल गई? बहुत फर्क आ गया। जैसे पहले अध्यापक थे ना, आपको आपके नाम से नहीं जानते थे। मान लो हम जब टीचर थे ना, सॉरी हम स्टूडेंट थे, उस समय आपको आपके नाम से नहीं जाना जाता था, आपको जाना जाता आपके पेरेंट्स के नाम से, आपके पापा के नाम से, और उसी नाम से बुलाते थे, फलाने के इधर। और मतलब पेरेंट्स और टीचर का एक अच्छी बॉन्डिंग होती थी।
एक तो चीज़ ये बदली कि भाई आज के समय में, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट स्कूल कम होते जा रहे हैं, आज के समय में फिर प्राइवेट में भाई एक टीचर ज़्यादा समय एक संस्थान में काम नहीं करता, बदलता रहता है, तो वो क्यों पेरेंट्स से बॉन्डिंग रखेगा। एक चीज़ तो ये है। फिर दूसरी बात कि भाई उस समय जो था, वो समय जो था, उस समय अध्यापक ना मेहनत करते थे रिजल्ट को लेकर। चाहे आज होते 100 में से 1 पास, पर मेहनत करते थे रिजल्ट को लेकर। खासकर आज के समय में बहुत सारे अध्यापक ऐसे जो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के उसमें। गवर्नमेंट की तो मैं खैर बात ही अलग है, गवर्नमेंट वाले तो कई जाते हैं और पंचिंग की बहुत बार आते हैं, हो सकता है भविष्य में हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मानना यह है कि भाई अगर अध्यापक सही से मेहनत करे तो ना देश का निर्माण कर सकता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था ना कि आपको देश का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा के लास्ट बेंच पे मिल सकता है। ये भी निर्माण और प्रलय दोनों अध्यापक के हाथ में होते हैं। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे कि कोई अगर साहित्य में आना चाहता है, मान लो कि वो लिखना चाहता है, कविता लिखना चाहता है या फिर किसी और पुस्तक वगैरह लिखना चाहता है, तो उसके लिए क्या मतलब कि आप चुनौती मानते हो कि उस बच्चे के सामने बहुत सारी, जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम लोग बात भी करें वैसे, तो सबसे पहले तो बोलते हैं कि अगर बच्चा कविता या फिर और कुछ करना चाहता है तो उसको बोलते हैं कि नहीं ये कोई पेशा नहीं है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर या फिर IPS IAS, इसकी तरफ ज़्यादा बच्चों को धकेलने की कोशिश की जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो मनदीप भाई, अब है ना एक, अगर मैं सही बताऊं, आज के समय में बच्चों में एक नंबरों की अंधी दौड़ हो गई है। उसने नीट का एग्जाम दिया और उसके 99.99 परसेंटाइल, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई अपने आप में, और उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट लिख के कि भाई नहीं, मैं नहीं करना चाहता, आप मेरे ऊपर बिना बात का प्रेशर बना रहे हो। नहीं कुछ और दूसरी बात रही साहित्य में कैसे जुड़ा जाए, कि भाई साहित्य के जुड़ने का पहली चीज़ तो ये कि आप पढ़ें, जिस भी विधा में आपको जाना है उसके जो है ना, कम से कम अगर आप एक किताब लिखने की सोच रहे हो तो आपको कम से कम 150-200 किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब आप किताब लिख सकते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप, भाई आप चाहे साहित्य में ही मान लो, चाहे आप और किसी क्षेत्र में अगर किताबें लिखना चाह रहे हो तो भी आपको यही काम करना पड़ेगा, पढ़ना जरूरी है। नहीं, आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे जो जबरदस्ती करते हैं, जैसे कि बच्चा किसी और चीज़ में जाना चाहता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमें भी मिले हैं, वो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन उनको पेरेंट्स के दबाव डालकर किसी और फील्ड में भेज देते हैं, जिसमें वो अच्छा भी नहीं करते, शायद बाद में जो भी होता है सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। मनदीप भाई, उनको क्या कहना चाहोगे? अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी हो, शायद देखी ही होगी, कई बार देखे, 5-6 बार देखी। 3 इडियट मूवी में सबसे बड़ा मैसेज नहीं, आज भी जब बोर होता है तो सबसे अच्छा मतलब कि वो है कि 3 इडियट मूवी के अंदर सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप बच्चे को धकेलो मत और योग्य बनाओ। अब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि भाई मेरे पिता ने कभी मेरे को ना इस चीज़ को लेकर दबाव नहीं बनाया कि पढ़ नहीं। अगर मैं खेलने जा रहा हूँ, कभी मेरे पिता ने मेरे को रोका भी नहीं कि तू खेलने क्यों जा रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि पेरेंट्स है ना अपने बच्चे को मतलब फ्री माइंड रखो कि भाई आप तेरे को क्या करना है ना वो कर। कहते ना, आज मान लो बाटा कंपनी है, बाटा है और रिलैक्सो है, ये दोनों तीनों जूतों के है ना। पहले जूते का काम एक जाति विशेष का था ना, लेकिन आज बाटा रिलैक्सो ये अपने जूते के दम पे, अपने चप्पल के दम पे विश्व में एक ब्रांड है, पूरे विश्व में नाम कमा चुके हैं। तो क्या उनका काम छोटा था क्या? तो बच्चे को करने दो ना भाई, जो बच्चा करना चाह रहा करने दो, मत रोको। अगर उसके पीछे स्पोर्ट में रहो। नहीं, हमारे यहाँ पर देखो एक धारणा बन भी तो गई है ना समाज की, जैसे कि क्या होता है कि अगर बच्चे ने सरकारी नौकरी तो मिली, जैसे कि क्या है कि थोड़ा सा मानो कि अगर सरकारी नौकरी बच्चे की लग गई तो वो ठीक है, वो सफल है, चाहे D ग्रुप में लगी है। अगर कोई बच्चा अच्छा प्राइवेट जॉब में पैसे कमा रहा है या फिर कहीं किसी जैसे कविता में ही अच्छा कर रहा है या स्टैंड अप कॉमेडी में अच्छा कर रहा है, उसको हम लोग नौकरी नहीं मानते। और दूसरा क्या है कि हमारी जो समाज की धारणा है कि उसको अपनी कोई बेटी भी देना पसंद नहीं करेगा। जैसे मनदीप भाई, मेरी शादी को वैसे तो 5 साल हो गए, अब आने वाली 1 तारीख को 5 साल हो जाएंगे, 1 नवंबर को। तो पहले ना बहुत सारे रिश्ते आए, पापा से कई बार पूछते कि भाई बेटा क्या करता है,
तो पापा कहते कवि है। वो बोले वो तो ठीक है पर करता क्या है। ये चीज़ थी। फिर पापा ने कहा भाई ठीक है कोई स्कूल ज्वाइन कर ले फिर। और आज है ना स्टैंड अप कॉमेडी में अगर मैं बात करूँ मतलब इस फील्ड की मैं बात, साहित्य की, स्टैंड अप कॉमेडी, चेतन भगत भारत के सबसे अमीर लेखक है आज के टाइम में। कुमार विश्वास वो भी बहुत बड़े कवि हैं। हाँ। शैलेश लोढ़ा वो भी बहुत बड़ा नाम है अपने आप में बहुत बड़ा नाम। हरिओम पवार ये भी बहुत बड़ा नाम है आज के जो वर्तमान समय। अच्छा पाकिस्तान से तहजीब हाफी, तहजीब वो भाई वो ऐसा मतलब बंदा है, वो हम और आप जैसे युवाओं को भी सम्मोहित कर रहा है। हाँ। फिर J.K. रोलिंग दुनिया की सबसे अमीर लेखिका। हाँ। एक समय वो भी आया था कि जब उनके लगभग 12 से 13 प्रकाशकों ने मना कर दिया था कि बकवास चीज है, क्या आज के टाइम पे चलती है। और आज J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। फिर रही बात कि भाई इस तरफ अगर मतलब अगर पेरेंट्स चाहें तो इसमें भी मतलब एक है ना, कहते हैं कई चीजें हैं, कई मान सम्मान भी है भाई, पैसा भी है, और भी कई चीज़ें ऐसी है जो मतलब समाज से हमें मिल जाती है। लिफाफे जैसे कई बार लॉकडाउन से पहले मैं आकाशवाणी रोहतक, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, एक अपनी आकाशवाणी हिसार वाली रह गई थी। नहीं तो अपने हरियाणा में 2-3 जो भी रेडियो स्टेशन है वहाँ कई बार मैंने प्रोग्राम दिए हैं, कई बार प्रोग्राम किए हैं, और वहाँ से कहते हैं वो लिफाफा मिल जाता था। और उससे पहले भी कवि सम्मेलन वगैरह में गया हूँ तो वहाँ भी कई लिफाफे। एक बार तो ऐसा हुआ कि लगातार 12 घंटे हमने स्टेज संभाला, एंकरिंग की थी मैं और धीरज भाई, मतलब मेरा जो मतलब की बहुत बड़ी बात है कि लगातार 12 घंटे हम 2 ही बंदे थे और लगातार 12 घंटे स्टेज हमने संभाला। वो प्रोग्राम था आशा किरण स्पेशल स्कूल का, बसंत पंचमी का, और उनके लिए हम कलेक्शन इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा। हाँ उस स्कूल के लिए, उस स्कूल को चलाने के लिए, बचाने के लिए।